ये इंप्रेशन गलत है कि हमारे यहाँ टैक्स नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ जितना टैक्स दिया जाता है मैं समझता हूँ कि शायद जो है वो किसी भी डेवलप कंट्री में जितना दिया जाता होगा उससे कम नहीं होगा। अब उनके बेसिक मसले तो हल नहीं हो रहे, आप कह रहे हैं टैक्स दो, उनको बिजली मिल नहीं रही, उनको पानी मिल नहीं रहा, उनकी सड़कें गंदी हैं, उनके यहाँ गटर बह रहे हैं। तो यार उनके अगर आप वो मसलों की कॉस्ट ही देख लें तो वो आपको पे जितना कर रहा है आप तो उसका शुक्रिया अदा करें। कभी कोई किसी तरफ लेके जाता है, कभी कोई किसी तरफ लेके जाता है, और कभी जो है वो किसी तरफ भी हम नहीं होता है। आजकल वही वक्त चल रहा है कि हम किसी तरफ भी नहीं है। क्या IMF जो कहेगा हमें वही करना है? ऐसी पॉलिसी मानने का कोई फायदा नहीं है कि जिसमें आपके पास कोई सोल्यूशन ना हो। सऊदीया है, उसकी एक किंगडम है, इट्स लाइक कि वो ओनर्स हैं उसके। हमारे यहाँ जो है वो अनफॉर्चुनेटली कुछ हुकूमत आती है, फिर उसके बाद कोई और आ जाती है, और अगर एक कोई लीड भी कर रहा है तो वो मेजोरिटी उसकी नहीं है। जब बादशाहों ने ऊंचा सुनना शुरू किया तो उन्होंने जमहूरियत दरियाफ्त कर ली। तो भाई तुम चीखते रहो रोते रहो, हमने तुम्हारी कौन सी बात सुननी है। अगर आप इंटर लेवल तक भी किसी को तैयार कर देते हैं, जिस तरह ऑफ द स्कूल कर रहा है, अगर उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी यूज़ करना आता है तो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बेसिक लेवल की जॉब कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, पॉडकास्ट बाय ऑफ द स्कूल की इस नए एपिसोड में खुश आमदेद। हम इस पॉडकास्ट के ज़रिए कोशिश करते हैं कि अपने तुलबा व तालिबात को और अपने देखने वालों को इंडस्ट्री का एक्सपोजर ज़रूर दें, क्योंकि हमने अपनी तालीमी दौर में देखा है कि अगर दौरान तालीम आपको बिज़नेस का नहीं पता, आपको इंडस्ट्री का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो कंज्यूम मार्केट में कैसे होगा, तो उससे बहुत से गलत फ़ैसले भी हम कर लेते हैं। और उसका नुकसान एक ये भी होता है कि डायरेक्शन सेट करने में बाज़ औक़ात बड़ी-बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। तो इन्हीं मसाइल को पेश नज़र रखते हुए आज एक बहुत ही ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद रियाज़ साहब मीज़ान एडिबल ऑयल के ओनर हैं। वहाँ पर ख़ास तौर पर जो मार्केटिंग और सेल्स का डिपार्टमेंट है, वो ये देखते हैं। इससे क़बल हम इनके बड़े भाई ज़ुल्फ़िकार साहब का भी इंटरव्यू कर चुके हैं, और आप में से सबने ही लाइन सुनी है, हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है। तो इस प्रोडक्ट के बारे में नवीद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे सर, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं। वही सवाल आपसे भी सबसे पहले हम करेंगे कि ये जो माशाल्लाह से आपकी टैग लाइन है, ये बड़ी पुरतासीर है और बहुत ही ज़बान ज़द-ए-आम है। तो ये कैसे आइडिया आप लोगों को आया? बेसिकली आइडिया जो है वो तो हमारी उस वक्त की जो एजेंसी थी सर्किट, उसने हमें पिच किया था, और वो ब्रांड के साथ बड़ा अच्छा सिंक्रोनाइजेशन उसकी हो रही थी कि ब्रांड हमारा क्योंकि मीज़ान है, और मीज़ान का इत्तेदाल। मतलब है बैलेंस। तो जब उन्होंने पिच किया कि हर चीज़ मीज़ान में अच्छी लगती है तो वो बड़ा परफेक्टली उसके साथ जा रहा था। उसके जो है वो डुअल मीनिंग भी है हाँ। कि जिसमें हम लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी समझते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि मीज़ान में सब अच्छा लगता है। हाँ, हाँ। तो और एक्चुअल रियलिटी भी यही है कि अगर कोई चीज़ बैलेंस में हो तो वो अच्छी लगेगी, अगर नहीं होगी तो अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, बिल्कुल, इत्तेदाल का तो जैसे हमें मज़हबी हुक्म भी है, बिल्कुल। और यकीनन इंसानों के तजुर्बे में यही है कि जो चीज़ इत्तेदाल से बैलेंस में होती है, उसमें बरकत के, रहमत के मामलात होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप यहाँ से गुफ्तगू शुरू करें कि जो मीज़ान का जो आपका एक पूरा ब्रांड है, तो इसकी अगर कुछ हमें हिस्ट्री आपसे भी जानने को मिले, क्योंकि ज़ाहिर है कि पॉडकास्ट में हर दफ़ा नई ऑडियंस आती है, और ख़ास तौर पे अगर आप फ़ोकस करें कि जो ब्रांड एवोल्यूशन है आपकी, तो वो जो आपकी जर्नी है, वो जो स्ट्रगल है, चूँकि हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकें, तो आप क्या उनको बताएँगे अपनी स्टोरी के बारे में? बेसिकली मार्केटिंग जो है वो हमें ये सिखाता है कि आप नीड बेसिस जो है उसको आइडेंटिफाई करें कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, और उससे फिर आप प्रोडक्ट डेवलप करें। लकीली कि जब हमारे बिज़नेस में तो प्रोडक्ट ऑलरेडी था, ब्रांड नेम ऑलरेडी था, उसकी ऑलरेडी मार्केटिंग हो रही थी, मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी थी। तो एक चीज़ जब आपके पास एक बेसिस हो, उसके ऊपर काम करना निस्बतन आसान होता है कि अगर स्क्रैच से कोई चीज़ आपने शुरू करनी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मार्केट ऑलरेडी डेवलप थी, उसकी ब्रांड इमेज अच्छी थी इन टर्म्स ऑफ के जो उसके कस्टमर्स थे वो एक होता है कंज्यूमर, तो मार्केटिंग स्टूडेंट्स तो अच्छी तरह समझते हैं कि कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट बाय कर रहा है और कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। तो जो उसके कस्टमर्स थे उनके पास उसकी इमेज अच्छी थी, एंड आई एम श्योर के कंज्यूमर क्योंकि वही परसेप्शन लेके जाता है जो उसको ट्रेडर से मिलती है जहाँ से वो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। तो उस के ऊपर बिल्ड करना निस्बतन आसान था। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अगर कोई मैसेज है वो यही है कि आपको रियलिटी में देखना होता है कि प्रोडक्ट की बेसिस कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केटिंग डज़ नॉट मीन कि आप जो है वो ब्रांड के ऊपर एडवर्टाइजिंग शुरू कर दें। उसके अंदर जो है वो ब्रांड की अपनी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आपका ब्रांड जो है वो कितना सक्सेसफुल ऑलरेडी है। हम्म, मार्केटिंग, अगर एडवर्टाइजिंग की हम सिर्फ बात करें तो वो उसको स्ट्रेंथन करता है उसकी ब्रांड की पोजीशन को। और अगर एक ब्रांड जो है वो उसकी बेसिस ही ठीक नहीं है तो हम्म, आप चाहे उस पर करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजिंग कर लें, और हम देखते हैं बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं वो हम्म, बहुत पैसे लगाते हैं और उसके बाद वो फिर भी मार्केट में जगह नहीं बना पाते। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो उसकी मार्केट में एक डिमांड हो। तो इनिशियल स्टार्ट जब हमने किया था तो हमने ये कोशिश की कि हम अपनी सेल्स को बेहतर से बेहतर करें। तो जब एक मार्केट का एक अच्छा वॉल्यूम हमारे पास था तो उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया हमारी हम्म, एडवर्टाइजिंग कैंपेन ने। अगर हम आइसोलेशन में करते कि हम एडवर्टाइजिंग कैंपेन कर लेते और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ही ना होती तो वो सारा ड्रेन हो जाता। वो एक तो शायर ने कहा था ना कि वो अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। हाँ, तो मेरे ख्याल आपकी ये एग्जांपल मार्केट बड़ी अच्छी है। बहुत सैचुरेटेड मार्केट नहीं है आपकी जिसमें आप काम कर रहे हैं? हमारी मार्केट जो है वो हाईली कॉम्पिटिटिव है क्योंकि एक ये कमोडिटी है जो हुँ, एडिबल ऑयल है। और उसके अंदर ब्रांड की जगह यूँ बनती है कि जब आप एक सर्टेन क्वालिटी के मयार को मेंटेन करते हैं तो एक हुँ, ट्रस्ट कंज्यूमर का एक डेवलप हो जाता है, जिससे वो बिलीव करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो निस्बतन दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर है। और जिसकी रियलिटी भी है कि अगर आप जो है वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हुँ, लेके चलते हैं तो उनकी कॉस्ट है, उसी कॉस्ट को जो है वो कंज्यूमर रियलाइज़ करता है और वो प्रेफर करता है कि वो ब्रांड अपने लिए, अपने घर वालों के लिए यूज़ करे कि जिससे उसको हुँ, किसी किस्म का, क्योंकि स्पेशली एडिबल ऑयल है, कंज्यूम होना है, हुँ, ह्यूमन कंजम्पशन में इसका यूज़ है, तो किसी तरह भी वो हार्मफुल ना हो। हुँ, जबकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं अगर वो स्पेशली हमारी कैटेगरी में जब वो गैर मेयारी होते हैं तो परचेजिंग पावर की वजह से वो कंज्यूमर मजबूरी में जो है वो सस्ता कोई या गैर मेयारी प्रोडक्ट ले लेता है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म उसकी कॉस्ट वो कहीं और हाँ, उसको पे करनी पड़ जाती है, हेल्थ हेल्थ का एक बहुत कॉम्प्रोमाइज़ बड़ा हो जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये हमारी सोसाइटी का एक चैलेंज है। अ, उसी में जो है वो फिर ये होता है कि जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनको मार्केट उसी निगाह से देखती है, उसकी कंज्यूमर प्रोफाइल डिफरेंट होती है, हुँ, तो वो प्रेफर करते हैं कि अच्छा ब्रांड लें और उस ब्रांड के साथ जो है वो उनकी लॉयल्टी क्रिएट हो जाती है। हुँ। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ब्रांड लॉयल्टी है, अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर ज़ाहिर है हमें पता है कि मेल प्रैक्टिसेस भी हैं और आप लोग तो मार्केट में काम कर रहे हैं, एक रोज़ाना ही एक नया चैलेंज आप लोगों के सामने होता होगा। कितना मुश्किल है ये ब्रांड लॉयल्टी बनाना और कितना मुश्किल है अपनी क्वालिटी को, स्टैंडर्ड को मेंटेन करना? क्योंकि कस्टमर एक दफ़ा अगर आप लूज़ करते हैं तो वो फिर वापस बड़ी मुश्किल से आता है। ब्रांड लॉयल्टी जो है वो कस्टमर जो है ना वो, क्योंकि अब दौर है मीडिया का और अवेयरनेस अब कस्टमर को अच्छी तरह से किसी भी चीज़ के बारे में हो जाती है। सिर्फ सिर्फ ये कि अगर वो थोड़ा सा उसको स्टडी करना चाहें तो ब्रांड लॉयल्टी जो है वो जिस सेगमेंट को आप टारगेट करते हैं, मार्केटिंग में हम लोग यही सीखते हैं कि आप जिस सेगमेंट को टारगेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसके अराउंड आप सारे काम करते हैं। तो अगर आप वहाँ पे सही प्लेसमेंट करते हैं प्रोडक्ट की, उसकी मार्केटिंग सही करते हैं, उसके ऊपर जो भी उसकी एडवर्टाइजिंग स्पेंड है वो करते हैं, तो आप कंज्यूमर को एक अच्छा मैसेज जब दे देते हैं तो वो लॉयल्टी वहाँ पे आपकी क्रिएट होती है, एक हुक आपका क्रिएट होता है। अच्छा, आपने मार्केटिंग में खुद भी तालीम हासिल की, तो आपका सफ़र कैसा रहा? कहाँ से आपने मास्टर्स किया और जो मार्केटिंग की तालीम हासिल की, प्रैक्टिकली उसका कोई फ़ायदा आपको हुआ? क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा कही जाती है। ज़ाहिर है कुछ हम्म। जगह गैर ज़रूरी तनकीद भी हो जाती है, कुछ जगह रियलिटी भी है कि जो हमारी जामियात में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, वो कभी-कभी ऐसा लगता है कि वो मार्केट में हमें मार्केट कंज़्यूम नहीं कर रही है हमें, हमारे इल्म को, नॉलेज को इस तरह से। तो क्या आपकी एजुकेशन ने आपको इसमें फ़ायदा दिया? मैंने एमबीए किया मार्केटिंग में फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी। तो मैं समझता हूँ उसने मुझे बहुत हेल्प किया बिकॉज हुँ, आई थिंक इट्स अ गुड इंस्टीट्यूट। और इंस्टीट्यूट जो है वो लोगों से ही होता है, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे टीचर्स थे वो बहुत अच्छे थे, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ उन्होंने हमें हुँ, पढ़ाया। एंड व्हेन वी लुक एट के दे आल्सो टोल्ड अस व्हाट्स हैपनिंग अब्रॉड, व्हाट द ब्रांड्स आर डूइंग। स्पेशली जब हम एफएमसीजी की बात करते हैं तो एफएमसीजी का आई थिंक दे कवर्ड अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट इन इट, जिसके अंदर जो है वो आप बड़े बड़े ब्रांड्स को देखते हैं कि उन्होंने किस तरह परफॉर्म किया अपनी मार्केट्स में। और फिर आप अपने ब्रांड्स को जब देखते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं इन लोकल मार्केट, हुँ। पाकिस्तान की मार्केट में, तो देर इज़ उसकी जो है वो आपको रिजेम्बलेंस कह लें या उसकी आपको जो है वो रिलेशन मिलता है उससे। यू सी द सिमिलैरिटीज़ के अगर जो है वो आपने क्या मार्केटिंग में
क्या एक्टिविटी की, उसका आपको प्रोडक्ट पे क्या रिस्पॉन्स मिला। हम्म, तो आई थिंक वो है। और जहाँ पे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं तो वहाँ पे मेरे ख्याल ये कहना सही नहीं होगा कि वो वैल्यू ऐड नहीं करते। हाँ, मगर जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो है ही नहीं, जहाँ हम्म। एजुकेशन है ही नहीं, तो फिर ज़रूर वो उसका फुकदान है। अच्छा, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है मार्केटिंग में, नेशनल मीडिया, हम्म, प्रिंट मीडिया और जो हमारी एक क्लासिकल मार्केटिंग के तरीके थे, डिजिटल मीडिया की तरफ। तो आपने चूँकि पूरी ट्रांजिशन देखी है, आप हम्म। प्रैक्टिकली इस ट्रांजिशन से गुज़र रहे थे। तो अगर आप हमें उस पीरियड के बारे में बताएँ कि अगर हम समझना चाहते हैं जब आप क्लासिकल मार्केटिंग से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आते हैं, तो आपकी लर्निंग क्या हुई और आपने उस ट्रांजिशन को कैसे जो है गुज़ारा? बेसिकली जो सोशल मीडिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग टूल इस वक्त बन चुका है। और उसमें अभी भी जो टीवी मीडिया है उसका रोल अभी भी सबसे ज़्यादा है, हुँ, क्योंकि हमारे अभी इंटरनेट की क्वालिटी हुँ, उतनी कंसिस्टेंट नहीं है। हाई एंड जो है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इसकी पेनिट्रेशन हो चुकी है। हुँ, और क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स भी अब सबके पास है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी उसकी एक्सेस है। टीवी स्टिल जो है वो लीडिंग मीडियम है, मगर जो सोशल मीडिया का रोल है वो बहुत पर्सनल है, बहुत डायरेक्ट है। और उसको जितना अच्छा इस वक्त यूटिलाइज़ करेंगी कंपनीज वो उतना बेनिफिट करेंगी। और इससे ये हुआ है कि जो बजट शिफ्ट है वो हुआ है, क्योंकि हुँ, अगर एक बजट कंस्ट्रेंट है तो वो उसका बहुत अच्छा चंक जो है वो सोशल मीडिया अगर ले जाता है हुँ, तो वो कहीं ना कहीं टीवी को या आपके आउटडोर को, बिलबोर्ड्स को, रेडियो को, दूसरी मीडियम को इफेक्ट ज़रूर करेगा और कर हुँ, रहा है। तो कर सकते। ये एक ऐसा चेंज है कि जो इनएविटेबल है और इसको जो है वो रहना है। और इसके साथ जो है वो सीखना भी, और उस पे जो जितना इसको यूज़ करेंगे उतना वो बेनिफिट उसका लेंगे। तो जब आप लोग कैंपेन डिज़ाइन करते हैं, तो फ़र्क महसूस होता है कि सोशल मीडिया की टारगेट मार्केट के लिए कैंपेन्स बनती है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है नेशनल मीडिया से, यहाँ पे इतना फ़र्क नहीं है? बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो काम ही सोशल मीडिया पे करते हैं, तो वो तो बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेटेड करते हैं। हुँ, और जितने मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं, नेशनल कंपनीज हैं, वो अपनी तकरीबन उन्हीं कैंपेन्स को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। तो इट टोटली हुँ, डिपेंड्स कि मार्केटिंग कैंपेन की आपकी क्या स्ट्रेटजी है, हुँ, आपकी टारगेट ऑडियंस से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सिंपली जो है वो आप अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया भी कैंपेन्स करते हैं। अब जैसे फेसबुक पे बहुत सारी कैंपेन्स होती हैं, हम भी करते हैं, तो वो सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए होती हैं, हुँ, तो स्पेसिफ़िक जिसमें वो टारगेटेड होती स्पेसिफिक हैं। टारगेटेड होती हैं। टाइम। अच्छा, आपके 2 और प्रोडक्ट्स भी हैं, मिज़ान टी और कोलन एक्स। कोलन एक्स की जो आप लोगों ने मार्केटिंग की है, वो कभी-कभी किसी से बात होती है ना, वो अक्सर लोग कहते हैं कि बाहर का कोई ब्रांड लग रहा है। तो ये हम्म। डेलिबरेटली आप लोगों के ज़हन में था कि हमने कैसी मार्केटिंग और ऐसे एक इमेज बिल्डिंग करनी है कि कोई फॉरेन ब्रांड लगे? हाँ, बेसिकली जो कैटेगरी है बेवरेजेस की हाँ। वो उसके अंदर दो बड़े मल्टीनेशनल हुँ, प्लेयर्स हैं। तो जब आपने जिस मार्केट में अपने ब्रांड को लेके चलना है तो उनके तरह ही आपको भी हुँ, परफॉर्म करना होता है। और कंज्यूमर, क्योंकि हम मार्केटिंग बैकग्राउंड से हैं, हम लोग ऑलरेडी ऑयल की मार्केटिंग कर रहे थे, हुँ, तो वी न्यू कि यार इस मार्केट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो आई थिंक अगर वही इमेज होगी ब्रांड की तो कंज्यूमर प्रेफर करेगा, वो समझेगा कि मैं इक्वल लेवल का ब्रांड ले रहा हूँ, तो हुँ, स्विच करने में उसको आप डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प कर रहे हैं। और आप अपने ब्रांड की हेल्प कर रहे हैं कि आप उसको कन्विंस करते हैं अपनी मार्केटिंग कैंपेन से कि ये एज गुड ब्रांड है जो आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, हुँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आप चाहते हैं कि दो बड़ी मार्केटिंग कंपनीज का शेयर अगर आपने लेना है हुँ। तो आपकी मार्केटिंग की जो क्वालिटी है वो भी एट पार होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों की कोलन एक्स वाली स्टोरी बड़ी इंप्रेसिव है और मैंने ज़ुल्फ़िकार भाई से भी बात कर रहा था कि इस मार्केट में स्टे करना, सर्वाइव कर जाना। बहुत से ब्रांड्स आए, बहुत से नाम हम्म। जानते हैं आप और वो वक़्त के साथ-साथ सब गायब होते गए। तो कितना मुश्किल है इस मार्केट के अंदर बल्कि बहुत अच्छी जगह बना लेना और अब तो मैंने देखा है कि रिसेंट ईयर्स में शायद आप लोगों की पेनिट्रेशन और मार्केट का साइज़ काफ़ी बढ़ भी गया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली ये कमिटमेंट की बात है, हुँ, कंसिस्टेंसी की बात है। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक फैमिली बिजनेस है, तो वी आर थ्री ब्रदर्स एंड हुँ, एवरीवन हैज़ देयर ओन फोकस ऑन सर्टेन हुँ, इंडस्ट्रीज। तो उससे जो है वो थोड़ा सा ये काम आसान हो जाता है, बिकॉज एवरी बिजनेस रिक्वायर्स फुल अटेंशन। हुँ। तो वी हैव डिवाइडेड द वर्कलोड इन अ वे कि हर कोई अपने काम पे फोकस करके और उसके अंदर एक्सीलेंस हुँ। लाने की कोशिश करते हैं। आप लोग ऑपरेशन बहुत बड़े हैं, सप्लाई चेन एक बहुत मुश्किल काम है और मैंने देखता हूँ कि ना लोग जैसे लगता है कि दुनिया भी सीख रही है स्टिल और कोई ना कोई एवोल्यूशन होती रहती है, नई चीज़ें सामने आती रहती है। तो इतने बड़े ऑपरेशन को कैसे मैनेज करते हैं? सिस्टम आप लोगों ने कैसे बनाए हैं? बेसिकली आपको ये रियलाइज़ करना होता है कि
यू कांट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन। तो हम्म, आपको ज़रूरी ये होता है कि आप जो है वो अच्छी टीम बनाएं, अच्छे लोग लाएं, प्रोफेशनल लोग हों जिनका एक्सपीरियंस हो, और आप जो है उस डिपार्टमेंट की अहमियत को हाईलाइट करें, और उसको जो लीड करना है उस डिपार्टमेंट के लिए वो राइट पर्सन हो। हम्म, एंड इट्स ऑल अबाउट एचआर, इट्स ऑल अबाउट जो आपकी टीम है वो कितनी कॉम्पिटेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ डे जो भी काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है वो हो रहा है आपके कंज्यूमर के लिए। हम्म, तो अगर आप कंज्यूमर को मद्देनज़र रखते हुए अपना कोई भी काम करते हैं, आप कोई भी डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं, तो यू नो कि आपने अपने कंज्यूमर के लिए वो प्रोडक्ट तैयार करनी है कि वो अब हम्म, किसी भी मराइल से गुजरेगी, तो उसके लिए उस क्वालिटी की थिंकिंग होनी चाहिए हम्म। कि जिस पे कंज्यूमर को आप सेटिस्फाई कर सकें, उसको डिलाइट कर सकें। तो अगर आप ये ज़हन में रखेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, आप इतने वो एफर्टलेस तरीके से सब बातें बता रहे हैं, लेकिन जो पीछे इसकी एफर्ट होती है रियलिटी के अंदर, वो तो मेरे ख्याल तो बहुत ज़्यादा ही होती होगी, क्योंकि अगर हम 200 लोगों का इदारा चला रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है कि हम परेशान हो जाते हैं एट टाइम्स कि यार ये ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट भी है, मसाइल हैं। आप लोगों के पास आई शायद थिंक हज़ारों में लोग हैं जिन जो आपकी टीम है। हाँ, नहीं, बड़ी टीम है, और आई थिंक कि इसके अंदर ये पार्ट एंड पार्सल है कि आप इसको जो है मुझे लग वो रहा है खेलते-खेलते आप आपको बॉल फुटबॉल की तरह अंदर आना शुरू हो जाती है पिच पे। हाँ, देखिए किसी भी आपने अच्छी एग्जांपल दी, अगर हम किसी भी स्पोर्ट्स को भी ले लेते हाँ। हैं तो हर दफ़ा जो है वो आप सेंचुरी नहीं बनाते। तो ऐसा होता है कि हम लोग भी जो है वो कहीं हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, कहीं नहीं आ रहे होते हैं, हुँ, कहीं जो है वो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी बहुत हुँ, ज़्यादा करनी पड़ जाती है, कहीं पे जो है वो आपको सेम टीम है बहुत अच्छा टास्क डिलीवर करती है, कहीं हुँ, सेम टीम होती है तो आप जो है वो समझते हैं कि इस वक्त जो है ना उसको मज़ीद हुँ। प्रेशर की ज़रूरत है, या प्रेशर उसको लेने की ज़रूरत है, और मज़ीद उसको जो है वो डिलीवर करने की ज़रूरत है। तो हम कहते हैं ना कि द ओनली चेंज परमानेंट इन लाइफ इज़ हाँ, चेंज। हाँ। तो कोई भी द चीज़ ओनली ऐसी नहीं है, कांस्टेंट इज़ चेंज ओनली क्या कांस्टेंट इज़ चेंज। तो आप लोग ये जो ह्यूमन कैपेसिटी को बढ़ाने का मसला कैसे हल करते हैं? कि आप इंटरनल ट्रेनिंग्स होती हैं, लोगों को पैशनेट रखना अपने काम के लिए और उनकी कैपेसिटी भी बढ़ती रहे? क्योंकि हर सिस्टम की एक ओवरऑल टोटैलिटी में कैपेसिटी होती है और वो कैपेसिटी वहाँ के इंडिविजुअल ही डिसाइड कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ट्रेनिंग जो है वो एक परमानेंट पार्ट है जो हमारी इंडस्ट्री है उसका। ट्रेनिंग के साथ साथ जो है जो बेसिक्स होती हैं वो हम लोग उनको कोशिश करते हैं कि वो रीइंफोर्स होती रहें, क्योंकि हुँ। होता ये है कि जब आप एक काम की रूटीन में आ जाते हैं तो आप जो है वो बेसिक्स को छोड़ के कुछ और करने लग हाँ, जाते ये हैं। बड़ी अहम बात है। तो आप अगर जो है वो रीइंफोर्स करते रहेंगे बेसिक्स को, उसके ऊपर आपकी टीम जो है वो काम करती रहेगी, तो अपने जॉब को वो प्रॉपर निभाते रहेंगे। और जहाँ तक कैपेसिटी हुँ, एनहांसमेंट है तो वो वी बीन फॉर्चुनेट कि जिस तरह कंपनी ग्रो की है, ग्रुप ग्रो किया है, तो हमारे लोगों ने भी उसको रियलाइज़ किया है, उसको अडेप्ट हुँ, किया है। और जब आप जो है वो एक एक्सपोजर मिलता है, जब आप एक नया काम करते हैं तो आपकी टीम को एक्सपोजर मिलता है। जब बाहर से भी कुछ लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं हुँ, तो उनकी लर्निंग से सब फ़ायदा उठाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप खुद भी और आपकी टीम भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड से हुँ। काम करें। अगर आपका अपना एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपकी टीम का एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो फिर जो है वो आप बड़े से बड़ा चैलेंज जो है उसको हुँ। लेने के लिए तैयार होते हैं। अदरवाइज़ जो है वो आप रूटीन की चीज़ों में भी घबरा जाते हैं। हाँ, मैंने कुछ ट्रेनर्स आपके देखे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिसाल है कि ट्रेनिंग एक मुस्तकिल पार्ट होनी चाहिए और उससे देखिए जो आपका जो एम्प्लॉई है ज़ाहिर है आपकी फैमिली का हिस्सा है। अगर वो ग्रो करेगा तो ज़ाहिर है उसी के साथ कंपनी ग्रो करेगी। अच्छा, लेकिन ये जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, ख़ास तौर पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है हमारे, तो इस वक़्त आप क्या महसूस कर रहे हैं? क्योंकि एक मायूसी हर तरफ है और मैं अक्सर लोगों से पूछता रहता हूँ कि इस मायूसी का क्या करें? तो आप लोग इन हालात के अंदर कैसे कोप अप कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आजकल यहाँ तो एक मसला ये है ना कि जैसे ही कोई सेटल होता है, अगर हाई स्किल्ड है, उसके पास कुछ पैसा आता है, वो कहते हैं यार पाकिस्तान से बाहर चलते हैं, किसी पीस ऑफ माइंड में रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, सुकून से कमाएँगे। तो आपने क्यों ये फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान में रहना? हालाँकि हम चाहते हैं आप पाकिस्तान में रहें। देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो जो भी अपने स्टेक्स जिनके हैं पाकिस्तान में, हुँ, तो उसके अलावा ये कि जब हम ये देखते हैं हमारी रूट्स कहाँ पर है, हुँ। तो अक्सर हम लोग ये बात करते हैं कि हमारे लोग चाहते हैं कि वो रहें बाहर, मगर जब वो फौत हो तो उनकी कब्र हाँ, पाकिस्तान में हो। होता भी है तो ऐसा अक्सर। अक्सर होता भी ऐसा है। हुँ, तो ये देखें, लाइफ की रियलिटीज़ हैं। अगर कोई अपनी लाइफ में सेट है तो वो फिर मूव नहीं होता है। हुँ, और अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है और उसको अपॉर्चुनिटी अगर कहीं बाहर से मिल जाएगी, या आज उसने कोई अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है, जब वो एवेल्युएट करता है अपने ऑप्शंस को, तो वो देखता है कि उसके पास लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो किसी और जगह बेहतर है, तो वो फिर हुँ, ऑप्ट आउट करता है।
इसके लिए जो है वो कंसिस्टेंसी की बहुत ज़रूरत है। जो हमारे टॉप जो सियासतदान हैं, टॉप जो डिसीजन मेकर्स हैं कंट्री के, तो एक कंसिस्टेंसी जो है वो उनको रखनी होगी। हम लोग क्योंकि इंपोर्ट बेस्ड कंट्री, हमारी इंपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारी नेसेसिटीज़ हैं उनकी प्रोडक्शन लोकल किस तरह हो सकती हैं और की जा सकती हैं। और उसके एक ऊपर इकोसिस्टम बनाना ज़रूरी है ना। हाँ, उसके ऊपर अगर वो काम करें कि हम सर्वाइवल जो है हमारा वो इंपोर्ट पे नहीं होना चाहिए। अब देखो होता क्या है कि इंडस्ट्री लगती है, हम समझते हैं पैसा आएगा, लेकिन वो इंडस्ट्री लगाने के लिए जो उनको मशीनरी चाहिए वो सब इंपोर्ट हो रही होती है, तो आपका इंपोर्ट बिल ही इंडस्ट्री लगने से बढ़ता जा रहा इसमें है। इंडस्ट्री लगने से बिल इतना नहीं बढ़ता हम्म। जितना उसके रॉ मटेरियल आने से बढ़ता है, हाँ, क्योंकि इंडस्ट्री मतलब तो वन टाइम इंस्टॉल होनी है। अगर सही है। आप ऐसी इंडस्ट्री लगा लेते हैं कि जिसका रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, तो फिर कोई हार्म नहीं है कि इंडस्ट्री बाहर से आ जाए, मगर आपका रॉ मटेरियल अपना होना चाहिए। आपकी जो बेसिक प्रोडक्शन है वो अपनी होनी चाहिए। लेकिन अगर ऑयल की फील्ड में तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप लोग तो इंपोर्ट बेस काम कर देखिए रहे हैं। ये एग्रीकल्चर कमोडिटी है, तो हम लोग एक एग्रीकल्चर कंट्री है, सिर्फ उसकी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है कि अगर ऐसी पॉलिसीज़ हों उसके अंदर उनको रादर के हम सब्सिडाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को, कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को उस वक्त बेनिफिट देने के लिए जब वो रेडी प्रोडक्ट मार्केट में तैयार होता है। अगर वही सब्सिडी जो है वो लेट्स से अगर उसके बगैर एग्रीकल्चरल जो है उसको मेंटेन किया जाए प्रोडक्शन को और वो एट पार हो, उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना हो, तो बहुत अच्छा है, जो कि मैं समझता हूँ मुमकिन है। जितनी डिवैल्यूएशन हो चुकी है, अब आपके पास वो स्पेस है कि आप अपनी प्रोडक्शन को अगर पाकिस्तान में करें तो वो कॉस्ट शायद इंपोर्ट से कम ही पड़ेगी। अच्छा, तो तो ये पॉसिबल है कि लोकली में यहाँ पे ऑयल का बिजनेस लोकली लोग एग्रीकल्चर क्रॉप है, बिल्कुल इस पे काम किया जाए तो हो सकता है। हो एक सकते एक हैं। प्रोसेस है, मे बी उसमें 4 साल लग जाएँ, 5 साल लग जाएँ, 10 साल लग जाएँ, मगर जिस कंट्री ने हमेशा के लिए रहना है इंशाल्लाह, अच्छा। जो मिटने के लिए नहीं बना, तो अगर उसके लिए इक़दामात किए जाएँ, 10 साल के भी कर लिए जाएँ, 20 साल के लिए भी कर लिए जाएँ, एक दिन तो आप इंडिपेंडेंट हो जाएँगे ना उससे। लेकिन ये बड़े अफ़सोस की बात नहीं है कि हमें आज तक ये तौफ़ीक नहीं हुई कि हम इस डायरेक्शन में जाएँ? हाँ, ये अनफॉर्चुनेट है। इसके जो है वो जो आई थिंक डिसीजन मेकर्स हैं उनको देखना चाहिए कि कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ में पॉलिसीज़ कंसिस्टेंसी में हो। कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। आप जब चीज़ों को इतना खुला छोड़ देते हैं कि अगर हम डिवैल्यूएशन देखें पिछले सालों में जिस तरह हुई है, तो अगर कहीं आवाम की चीखें निकली हैं तो ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई बंदा ऐसा नहीं कि जो उससे मुतासर ना हुआ हो। वो डॉलर तो फ्री फॉल में ना, अब डॉलर तो फ्री फॉल में कुछ दिनों से जो है उसको ज़रा ठीक करने ये की देखने कोशिश की हो रही है। ज़रूरत है कि क्यों डॉलर जो है वो फ्री फॉल में है। क्या आईएमएफ जो कहेगा हमें वही करना है? तो बिल्कुल अगर वो करें उसको, मगर ये कि आप जो है वो सर्टेन लेवल पे नेगोशिएशन तो यही होती है ना कि आप कुछ बात मानते हैं और कुछ बात अपनी मनाते हैं। अगर आप जो है वो अगर एक पॉलिसी ऐसी है हुँ, कि जिससे आप खड्डे में ही गिरेंगे और आप जो है वो बताते हैं कि यार ये तो मैं खड्डे में गिरूँगा, और वो कहते हैं कि भाई गिर जाओ, तो फिर हुँ। मेरा ख़्याल है कि आपको रेज़िस्ट करना चाहिए। ऐसी पॉलिसी मानने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जिसमें आपके पास कोई सॉल्यूशन ना हो। आपको ये करना चाहिए कि स्पेशली डॉलर को आपको किसी लेवल पे पैक करना चाहिए। अगर हम देखें सऊदीया है, यूएई है, तो उनका डॉलर के साथ एक उन्होंने पैक किया हुआ है। हुँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो एक सर्टेन उसका रेट है, आपको उसी रेट पे मिलता है। हुँ। तो हमें तो ज़रूरत है स्टेबिलिटी है ऐसी उस वजह से उनके। स्टेबिलिटी उस वजह से। तो आप अगर आपने अपने अच्छा, कर्ज़े थोड़ा-सा हमारे एक और देख इसमें मैं ऐड हाँ, कर लूँ, अगर आपने अपने कर्ज़े रीपे करने हैं, तो आप जो है वो अगर डिवैल्यू हो के आप जो है अगर टैक्स ज़्यादा भी कलेक्ट कर लेंगे, बट जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में, तो वो कम रह जाता है। हुँ, तो आपके सॉल्यूशन यही होगा कि आप जो है अगर किसी लेवल पे उसको डॉलर की प्राइस को कंट्रोल रखें और अपने कर्ज़ों को आप प्लान करें कि आपकी डॉलर में क्या इनकम होगी जिससे आप हुँ, उसको पे बैक करें, तो ही आपके पास ये सॉल्यूशन निकलेगा। हुँ। अच्छा, मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे कि हम बहुत दफ़ा बात करते हैं स्टेबिलिटी की। अब चूँकि आप तो इस मसले को रोज़ फेस करते हैं। अगर आप हमारे देखने वालों को समझाएँ कि जब स्टेबिलिटी नहीं होती, तो वो मसाइल मसाइल होते क्या हैं? अगर आप इफ़ यू कुड वॉक अस थ्रू द प्रोसेस कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं है, तो इंडस्ट्री और जो मुल्क चलाने वाले लोग हैं आप जैसे, वो किस तरह से स्ट्रगल करते हैं इस नॉन स्टेबिलिटी की वजह से? देखिए नॉन स्टेबिलिटी में फिर ये होता है कि आप जो है वो एक एक पाथ होता है आपका, एक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, तो जब आप उसको उसके अंदर देखते हैं कि आपकी सप्लाईज शॉर्ट हो गई तो आप उसको नहीं मीट कर पा रहे हैं। सिमिलरली जो एक हाउस होल्ड जिसे रन करना है, अगर वो अपनी बेसिक मसलों को नहीं हल हुँ। कर पा रहा, अगर वो ऑफिस आ गया है तो उसके घर के अगर मसले हैं तो वो आपको कभी भी अच्छा आउटपुट नहीं दे हाँ, सकता। बेसिकली वो बजट ही नहीं बना पाएगा अपने ना घर वो का। अपना बजट बना सकता हुँ, है, अगर वो हर वक्त जो है वो किसी प्रेशर में है,
तो वो रिज़ल्ट आपको उस लेवल पे नहीं दे सकता जिस लेवल से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो, जिस लेवल से उसको अपना पीस ऑफ माइंड मिले। तो एक कंसिस्टेंसी के लिए ज़रूरी है कि जो पॉलिसीज़ हैं वो कंसिस्टेंट हों, जो आपका ओवरऑल एक इकोनॉमिक प्लान है वो इन प्लेस हो। आई एम श्योर हैं चीज़ें, मगर ये कि अगर उसकी कोई ओनरशिप ले और उसको मेक लेकिन श्योर वो करे। चीज़ें तो है, लेकिन वो हर 4 साल में बदल जाती ना, वो सब हाँ, उसमें ओनरशिप की ज़रूरत है। हाँ, हम एक लोग ये देखते हैं कि अगर हम देखें किंगडम को, हुँ, जैसे सऊदीया है, तो उसकी एक किंगडम है, तो वो हुँ, इट्स लाइक कि वो ओनर्स हैं उसके। हुँ। अब ओनर्स जो हैं उनको एक तो कंपनी की मिसाल ले लें। कंपनी की मिसाल ले लें तो हुँ, उसका अच्छा और बुरे की रिस्पॉन्सिबल आपके सामने है। हुँ, हमारे यहाँ जो है वो अनफॉर्चुनेटली कुछ हुकूमत आती है, फिर उसके बाद कोई और आ जाती है, और अगर एक कोई लीड भी कर रहा है तो वो मेजॉरिटी उसकी नहीं है, हुँ। वो डिवाइडेड है, तो आप किसको ब्लेम करेंगे? और है, मुल्क चलाने वाले बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं हमारे यहाँ, खाली सियासतदान तो सामने ही होते हैं हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपने एक बड़ी अहम बात की, वो हम आगे चले गए कि अगर एक एम्प्लॉई है और उसका पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो वो उतना कारगर नहीं होता कंपनी के लिए। अब ये बात हम बहुत करते हैं, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, आईटी की फील्ड में बहुत टैलेंट है, इस फील्ड में बहुत टैलेंट है। लेकिन अगर वो टैलेंट पूल हर वक्त परेशानियों का शिकार रहेगा, वो 8-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, उसको पेट्रोल के प्राइसेस नहीं पता, उसको घर का बजट नहीं बन रहा, उसके पास अस्पताल के पैसे नहीं है, तो ये फिर टैलेंट पाकिस्तान का कैसे ये काम करेगा टैलेंट जो ये? है वो बहुत सारा तो हमारा जो अच्छा एजुकेशन जिसको जो ले लेता है, वो फिर हुँ। वैसे ही पाकिस्तान में नहीं चला रहता, जाता है। वो तकरीबन चले आता है। पिछला 8-10 लाख लोग गए, बहुत इस सारे दफ़ा भी लोग हैं तकरीबन वो, इतने चले गए। बिल्कुल। तो और अगर कोई अच्छी एजुकेशन करके यहाँ पर है और उसके लिए हुँ, बेसिक नेसेसिटीज़ के इश्यूज़ हैं, तो वो अपने प्रोडक्टिविटी में डेफ़िनेटली वो आपको अच्छा आउटपुट नहीं दे सकेगा, वो डिस्टर्ब होगा तो आपको भी उस लेवल का आउटपुट नहीं मिलेगा। आपको यकीनन परेशानी तो होती होगी कि अगर इतने हाई स्किल लोग पाकिस्तान से चले जाएँगे, तो जो आपको टैलेंट पूल की ज़रूरत दरकार है, तो वो आइंदा सालों में आपको लगता नहीं है कि एक बहुत बड़ा रिसोर्स गैप खुदा ना खास्ता मैं क्रिएट हो जाए? समझता हूँ कि बहुत बड़ी ग्रोथ जो है वो एज़ इकॉनमी हम लोग मिस कर रहे हैं। क्योंकि हुँ, अगर अच्छे लोग आपके पास होंगे तो अ, उनके पास अगर यहाँ अपॉर्च्युनिटीज़ हों तो वो बहुत सारी चीज़ें यहीं डेवलप करेंगे। मेरे ख़्याल इसमें आईटी एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर बहुत काम हो सकता है, अगर हुँ, उनको अच्छे तरीके से उनको मेक एक इंश्योर किया जाए कि उनकी क्या चैलेंजेस हैं, और अगर वो एड्रेस हो जाएँ, हुँ, तो वो एक ऐसा फोरम है कि जिसके अंदर शायद बेसिक इन्वेस्टमेंट भी शायद बहुत ज़्यादा उनको ना चाहिए हो, हुँ, और वो कोई टेंजिबल चीज़ भी नहीं है कि जिसको कोई इंडस्ट्री की कॉस्ट नहीं है। अगर वो अपने ओन देयर ओन इफ़ दे कैन स्टार्ट अ बिज़नेस, और अगर उनमें वो टैलेंट है, तो अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो खुद भी सक्सेसफुल होंगे, बहुत सारी जॉब्स वो क्रिएट करेंगे, और ये बहुत जल्दी इसमें हो सकता है कि आप टर्न अराउंड कर लें। जॉब्स क्रिएट हो भी रही हैं, और हम अक्सर वो इंडिया से मिसाल लेते रहते हैं, और पिछले सालों में तो बहुत ज़्यादा बात हुई कि जिस तरह इंडिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए, पाकिस्तान भी वैसे ही कमाएगा, लेकिन वैसा नहीं हो सका, हम उतना टर्नओवर तो नहीं ला सके। ज़ाहिर है कि हमारी पॉपुलेशन साइज़ भी उतना नहीं है, फिर उतना टैलेंट पूल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरह के मसाइल भी ना कि जो स्टार्टअप शुरू होते हैं, उनको एक इकोसिस्टम नहीं मिलता। क्या वो पता है कि बिज़नेस आइसोलेशन में तो नहीं होता, तो वो जब पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट ही नहीं होता, तो वो अपनी-अपनी एफर्ट्स तो लोग कर रहे होते हैं, लेकिन वो कोई होलिस्टिक पिक्चर बन नहीं पाती हमारे सामने। इसीलिए हमें स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए अच्छे, कि जो आईटी के सेक्टर को भी आइडेंटिफाई करें कि कैसे ग्रो करेगा। हुँ, इसके अंदर जो है वो जो पूल आपने मैनेज करना है वो कैसे होगा, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हैं जिनको फ़ौरन अवेल किया जा हुँ, सकता है। कैसे इस सेक्टर को जो है वो उस लेवल पे लेकर आया जाए जिस लेवल पे हमारे नेबर कंट्रीज़ अगर पहुंच गया है कोई, तो वो हम हुँ, कैसे पहुंच सकते हैं। हुँ, इसमें भी ज़रूरी ज़रूरी बात फिर आ जाएगी कि आपको बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके अपने होने चाहिए। हुँ, आपकी डिपेंडेंसी जो है वो, अब जैसे चाइना है, तो चाइना चलो। की हर उसकी जो मीडिया है वो 100% उसका अपना है। हुँ, अगर आपका अपना मीडिया होगा, तो आप ये भी इमेजिन करें कि वो उसकी जो अर्निंग होगी वो भी पाकिस्तान में होगी। अब क्योंकि हुँ, बहुत सारे जो मीडियाज़ हैं वो बाहर के हैं और वही हमारे लोग भी सब यूज़ करते हैं। तो एक गवर्नमेंट लेवल पे अगर वो कोई उसकी सॉफ्टवेयर हुँ, बनाए और उसको एडवर्टाइज़ करें और उस पे लोगों को लेकर आएँ, हुँ, तो जितनी एडवर्टाइजिंग जो है अब हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे हो रही है, यूट्यूब पे हो रही है, फेसबुक पे हो रही है, अगर वो सारी जो है हाँ, किसी हमारी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी पे हो रही हो और उसकी अर्निंग भी पाकिस्तान को मिल रही हो, तो अभी आप देखें वो कितनी आपकी जो सॉर्ट ऑफ इम्पोर्ट है, उसको आप कह लें कि आपके कितना जो हाँ, फॉरेन पैसा बाहर करेंसी वो जा रहा है बाहर जा हमारा। रहा है। आपकी बात से मुझे याद आया, अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ, रशिया में जो मर्सिडीज़ गाड़ियाँ जाती हैं, यूएस ने उसकी अपडेट बंद करवा दी, और जो रशियंस जिनके पास मर्सिडीज़ थे वो परेशान हो गए।
तो वहाँ से लोगों को समझ आया कि चाइना ने जो अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं ना लोकल, वो ज़ाहिर है किसी एक फ़िक्र के तहत बनाए हैं। कई लोगों ने इस पे बात देखिए की अब तो हम कि लोग अगर पाकिस्तान में लेट्स से व्हाट्सएप बंद कर दें, अमेरिका कोई हम पे सैंक्शन लगा दे, तो आप सोचें कि हमारे कितने हमारा बड़े-बड़े तो लोगों के मोड ऑफ कारोबार बंद हो कम्युनिकेशन ही जाएँगे। बंद हो जाएगा बिल्कुल। बहुत बंद हो सारी तो जाएगा। अब आपकी लाइफ जो है, हाँ, आपकी घरेलू लाइफ जो है वो अब डिपेंडेंट है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे तो आप कितना मुश्किल है बिज़नेसेस ये चल रहे हैं सॉफ्टवेयर उस पे, बनाना? हाँ। मेरा हाँ, अब ख्याल है तो बहुत बिल्कुल आसान आसान है। है, कोई इतना मुश्किल नहीं लेकिन है। देखिए हमें लगता है हम लैक ऑफ लोग विल है। एज़ अ नेशन हमें जो है वो बहुत सी चीज़ों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। लेकिन कहाँ से प्रमोट होंगी ये? ये देखिए जो आपका लीडर होता है ये उसी का काम है। जो लीड कर रहा है कंट्री को, उसी को उसके तरीके बनाने हैं। हर चीज़ का तरीका है। अगर हम देखते हैं तो सिर्फ़ एक आध कंट्री की एग्ज़ाम्पल नहीं है, अब तो बहुत सारे हैं। अब आप हुँ, कोरिया को देखें कि कोरिया का जो है उसकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह आ रही हैं। अब आप देखेंगे कि चाइना की प्रोडक्ट्स तो पहले ही सबको पता है। हुँ। कोरिया जो है वो कितना आगे निकल गया। हम लोग देखते हैं थाईलैंड है, इवन वियतनाम है। अब तो हम जो है वो अफ़गानिस्तान की एग्ज़ाम्पल्स भी कुछ सुनते हैं तो ये होता है कि जब अब इतना मुश्किल नहीं रह गया अब आपको अपने आप को इवॉल्व करना। सबसे बड़ी जो आपकी पावर है, वो स्ट्रेंथ है आपकी, वो तो आपकी अपनी पॉपुलेशन है। आपके पास एंड यूज़र है, आपके पास कंज़्यूमर है। आपका जो कंज़्यूमर है, ये इंप्रेशन गलत है कि हमारे यहाँ टैक्स नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ जितना टैक्स दिया जाता है, मैं समझता हूँ कि शायद जो है वो किसी भी डेवलप कंट्री में जितना दिया जाता होगा उससे कम नहीं होगा। अगर आप ये देखेंगे कि आपकी हर प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर जीएसटी है, और जीएसटी भी जो है वो 18% है, कमोडिटीज़ के ऊपर है। फिर उसके ऊपर जो है वो इम्पोर्ट स्टेज पे दिया जाता है। फिर कंपनी जब मैन्युफैक्चर करती है उस पे वो मज़ीद वो उसके आउटपुट पे सेल टैक्स देते हैं। तो फिर उसके अलावा कंपनीज़ इनकम टैक्स देती हैं। कोई आप जो है वो कोई प्रोडक्ट मुझे मार्केट से लेके दिखाएँ और कि उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया होगा। कोई इंडस्ट्री हो जिसके ऊपर टैक्स नहीं हो। हर चीज़ जो है वो टैक्स है, और जिसका रेवेन्यू जो है वो जब इतना टैक्स आपका हर बंदा दे रहा है। अब आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितनी उस पे इस वक़्त उसका बिल बढ़ वो तो गया है। अनरीज़नेबल टैक्सेस आए हैं उस दफ़ा तो। बहुत सारे जो हैं वो अनरीज़नेबल टैक्सेस हैं और जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो और पा रही उनके है। तो हमें ना स्पेलिंग भी समझ नहीं आ रही, उनको तो हमें प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा कि ये कौन-सा टैक्स लगा दिया, ये कौन-सा वर्ड है, इतने सारे लगा तो दिए। इतने सारे वो एक टैक्सेस, सोशल मीडिया पे बड़ा बिल मशहूर हुआ है, उस पे 0 यूनिट कंज़म्पशन हुए हुए हैं, लेकिन कुछ 6-7 हज़ार रुपए टैक्सेस मगर लगे हुए वो सारे टैक्सेस जो हैं वो पब्लिक दे रही है। हैं। अगर हम देखेंगे तो ये टैक्सेस मासेस जा दे रहे हैं। कहाँ रहे हैं? लेकिन लोग सवाल ये करते हैं, मैं 1 साल यूके में रहा, मैंने वहाँ पे देखा लोग जो है ना तकरीबन 35 टू 40% अपनी इनकम का टैक्स में देते हैं। बट दे आर समव्हाट हैप्पी क्योंकि उनको उसके रिटर्न में एजुकेशन मिलती है, साफ पानी मिल रहा है, सड़क मिल रही है, जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी है वो हासिल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में आप लोग ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं और हम भी सैलरीड क्लास हैं, हम अपनी इनकम में टैक्स दे रहे हैं। गो के टैक्स नेट उस तरह से छोटा है कि जो हमारे जो फाइलर जिनको नॉन फाइलर वाली बहस हाँ, है वो अपनी जगह पर है। लेकिन अब आप बताएँ कि जिस मुल्क में टैक्स क्या होता है? टैक्स एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना कि मैं हुकूमत को कुछ पैसे दूँगा और उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा। अगर बदले में कुछ नहीं मिलेगा तो लोग फिर किस तरह से टैक्स देने के लिए आगे बढ़ेंगे? बेसिकली टैक्स कलेक्शन जो है ना ये एक आपका एक सर्विस डिपार्टमेंट है। हुँ, ये एक कस्टमर ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है। जिस तरह एक कंपनी अपने कंज्यूमर के लिए कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट बनाती है, तो इसी तरह पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट की एक कस्टमर है, जिसके हुँ, लिए एक डिपार्टमेंट है जो कि उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। वो उससे अगर कुछ टैक्स वसूल कर रहा है तो वो उसके अगेंस्ट जो है वो, तो एटलीस्ट आपका एक कल्चर तो हो ना कि हुँ, जहाँ पे कस्टमर जाके खुद अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहे। हुँ, ये कल्चर की बात है। आपका अगर टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो, इसका हुँ। मतलब है कि आज तक आपका टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल नहीं है। अगर आपका टैक्स स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल मैं जो समझता हूँ कि अगर कोई भी इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर अगर 10% टैक्स हो, इससे ज़्यादा ना हो। हुँ, कोई भी शॉप है जिसकी, उसके ऊपर 10% टैक्स हो। कोई भी आपका जो ट्रेडर है उसके ऊपर 10% टैक्स ये हो। क्या कैप हो टैक्स एक का? कैप हो, और आप उसको फिर आप कंप्लायंस में उसको मोटिवेट करें, आप फोर्स नहीं कर सकते। तो आपको लगता है इससे टैक्स नेट बढ़ जाएगा हमारा? टैक्स नेट बढ़ जाएगा जो आप बढ़ाना हाँ, चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। आप एक बेसिक रखें ना, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको अभी तो वो ज़ाहिरी तौर पे तो आपको कोई टैक्स नहीं दे रहा। हुँ, मगर ये कि वो आपको जब आप कहते हैं टर्नओवर पे टैक्स दे, तो एक कोई कारोबार एक इंडिविजुअल शुरू करता है, हुँ, तो अगर वो टर्नओवर पे टैक्स आपको दे रहा है और वो लॉस में है, तो वो कब तक आपको कब टैक्स तक देगा? देगा? बहुत सारे कारोबार हैं वो इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि जब वो टैक्स देते हैं, तो उनके पास जो है वो जो बेसिक सरमाया वो निकलने लग जाता है। हुँ, बहुत सा हमारा जो सरमाया होता है हमारा वो रिफंड्स में खड़ा हो जाता है इंडस्ट्री की, अगर हम बात करते हैं तो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी इकॉनमी में रहते हुए वो पब्लिक के, प्राइवेट सेक्टर के काम नहीं आती हैं। बहुत सारा इसमें हुँ। बेसिक चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। इस्लाहात की ज़रूरत है इस निज़ाम में। अल्लाह तवक्कल की ज़रूरत है कि हम लोग जो है ना सबसे पहले तो ये देखें कि हम कौन सी चीज़ें हैं जो दीन की जिसको हम हुँ, लोग नहीं अमल कर रहे।
और अगर हम उसको छोड़ देंगे और हम सबसे पहले तो अपना भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पे रखें और अपनी पॉलिसीज़ को हम अकॉर्डिंग टू जो दीन कहता है, अकॉर्डिंग टू जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक बनाएं, फिर हम उसके ऊपर कंसिस्टेंट हों। उसके अंदर टफ टाइम भी आएगा मगर हमें ये पता हो कि हमारी डायरेक्शन ठीक है। हमारी कोई डायरेक्शन है भी या नहीं, ये भी तो एक तरह बड़ा एक सवाल है ना कि नहीं, हम। डायरेक्शन तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। डायरेक्शन हम जो है ना वो देखते हैं कि कभी कोई किसी तरफ लेके जाता है, कभी कोई किसी तरफ लेके जाता है और कभी जो है वो किसी तरफ भी हम नहीं होते हैं। तो कुछ समझ नहीं आता कि हम लोग जो हैं वो कब इस तरफ आएँगे, कब जो है वो डायरेक्शन हमारी सही होगी। मेरे ख्याल से आजकल वही वक्त चल रहा है कि हम किसी तरफ भी नहीं है। थोड़ा-सा लग रहा है शायद किसी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम्म, अगर तो कोई कंसिस्टेंसी हो और उसको कोशिश करें कि वो एक किसी तरफ लेके जाएँ और मेंटेन करें, तो फिर मुमकिन तो है। आप कितने सालों का बिजनेस करते हुए अंदाजन? इट्स बीन लाइक 20 इयर्स नाउ। तो कभी हुआ ऐसा कि आपको स्टेक होल्डर समझ के इंडस्ट्री वालों को बिठाया हो, आप लोगों ने कोई तजावीज़ पेश किया हो, फिर उस पे अमल हुआ हो? होता है, बिल्कुल होता है, मगर ये कि कंसिस्टेंसी फिर नहीं होती। हुँ, तो अगर कुछ चीज़ों को लेके चलते हैं तो बहुत सारे उनके अपने मसले होते हैं, वो फिर वो बता देते हैं कि जी ठीक है, हम तो ये करना चाहते हैं हुँ। मगर हम नहीं कर सकते। तो जो बेबसी का आलम नज़र आता है तो उससे पता चल जाता है कि चीज़ें बेहतर नहीं देखिए, हो रही हैं। हाल की मिसाल है, शब्बर जैदी साहब आए थे, उन्होंने एफबीआई वालों को कहा कि भाई जो भी 50,000 से ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं, आप लगा दें शिनाख्ती कार्ड की कॉपी। उसपे बहुत तनकीद भी हुई कि भाई कि आप एफबीआई ने अपना काम जो है वो रिटेलर को दे दिया एंड किस तरह से होगा ये? देखिए, बात आ जाएगी वही एट द एंड ऑफ डे लीडरशिप के ऊपर हुँ। कि आप जो है ना वो किसी को फोर्सफुली जब भी लाएँगे किसी पाबंदी के अंदर, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होगी। और फिर जब मज़ीद तक चोरी के दरवाजे खुलते हैं उससे। चोरी के दरवाजे खुलते हैं, एक जो है वो अगर आप एक पॉलिसी ऐसी बना देते हैं जिस पे अमल नहीं हो सकता है, तो उस पे अमल नहीं होगा और लोग जो हैं वो बिला वजह एक चोरी के कटघरे में खड़े हो जाएँगे। तो हुँ, आपको चाहिए कि आप पॉलिसी वो बनाएँ कि जिससे एक मुल्क का भी फ़ायदा हो, हुँ, जिससे इंडिविजुअल्स भी परेशान ना हो। आपके यहाँ लोग जो हैं वो वैसे ही डिफरेंट चीज़ों में परेशान हैं, आप उनको मज़ीद जो है हुँ, वो एक क्योटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके उनके लिए एक और मसला खड़ा कर देते हैं। अब उनके हुँ। बेसिक मसले तो हल नहीं हो रहे, आप कह रहे हैं टैक्स दो, उनको बिजली मिल नहीं रही, उनको पानी मिल नहीं रहा, उनकी सड़कें गंदी हैं, उनके यहाँ गटर बह रहे हैं। अब आप उनसे कहते हैं कि जी टैक्स दो, तो यार उनके अगर आप वो मसलों की कॉस्ट ही देख लें तो वो हुँ। आपको पे जितना कर रहा है, आप तो उसका शुक्रिया अदा करें। और वो कहते हैं पाकिस्तान में हालात हाज़िरा पर भी कई साल गुज़र जाते हैं, वो हालात हाज़िरा ही रहते हैं। तो ये अगर आप पुराने 70 के या 80 की दिहाई के अखबारात पढ़ें ना, तो यही बातें और यही यही मसाइल हमें कॉन्स्टेंटली नज़र आते हैं। उम्मीद है आपको पाकिस्तान से कि जो हमारी अब नस्ल आएगी इन मसाइल को देखते हुए, क्योंकि हम सब ज़िच आ चुके हैं ना, हम बहुत हवालों से ज़िच आ चुके हैं, हम लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुके हैं, मेरा हम ख़्याल है कि सियासी भूचाल से तंग आ चुके हैं, माशी तंगदस्ती से। तो लगता है कि कुछ लोग ऐसे आएँगे कि जो वाक़ई लीडर होने का सबूत देंगे और उनको फिर काम भी करने दिया जाएगा। मेरे ख़्याल उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और जितने टफ़ हालात होते हैं तो उसमें अल्लाह ताला वैसे ही बंदा भेजते हैं। तो हुँ। हमें अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि जितना मुश्किल दौर होगा उतना ही अच्छा लीडर भी आएगा इंशाल्लाह। वक़्त की बात है और जिस दिन हमें अच्छा लीडर मिल गया तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। अच्छा, आप लोगों की फ़ैमिली में मज़हबी ज़ौक़ भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है, तो उसकी क्या वजह है? और आपका जो मज़हबी ज़ौक़ है, अगर हम उसके हवाले से कुछ बातें सुन सकें? मज़हबी ज़ौक़ जो है वो उसका एक ख़ानदानी विरसे में मिला, वालिद साहब की तरफ से, हुँ, वालिदा की तरफ से। तो इसी तरह वो एग्ज़ाम्पल अपने वालिद साहब की देते हैं, हुँ, तो अपनी दादी की देते हैं, अपने दादा की देते हैं। तो एक जो है वो सिलसिला ये अल्लाह पाक के फ़ज़ल से चला आ रहा है कि एक मज़हबी रुझान जो है वो हमें मिला, हमें दिया गया और ये तो सबका बिलीफ है। एक मुसलमान का बिलीफ तो है ही कि उसने एक दिन इस दुनिया से जाना है हुँ, और अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िर होना है। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने जो भी काम कर रहे हैं दुनिया के वो आखिरत को मद्देनज़र रखते हुए हुँ, करें। तो फिर आप बहुत चीज़ों में और अगर हमारे लीडर्स भी यही करें तो हुँ। बहुत से मसले वैसे ही हल हो जाएँगे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अगर वो मुसलमान के लिए जो आखिरत का मफ़ाद है, वो तो दुनिया के फ़ायदे से मतलब दुनिया का फ़ायदा कुछ भी नहीं है उसके आखिरत के मफ़ाद के आगे। लेकिन हम जो अपने हालात देखते हैं, ऐसा लगता है कि हम मज़हबी हैं तो ज़ाहिर है, हुँ। लेकिन वो हमारे अमल से, हमारे किरदार से, हमारे लेन-देन से, हमारी ट्रांज़ैक्शन से उसका वो रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आता। उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि नौजवान नस्ल क्या बल्कि बूढ़े भी शायद सवाल उठा ही रहे हैं कि यार हमने मज़हब के नाम पर ये जो सब कुछ किया है, उसका नतीजा क्यों ऐसा निकला? तो आपका इस पे क्या तज़िया है कि कहाँ मतलब वेयर डिड वी गो रॉन्ग? देखिए ना, सबसे पहले तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन अस्वा बेशक। हुस्न है आपका। तो उन हुज़ूर पाक की एग्ज़ाम्पल को ही लेके अगर हम चलें
और जो हमारे अ, जो दीन के जो उलमा हैं वो भी उसी रोल को लेके चलते आए हैं, तो आज तक हमें दीन सही हालत में मिला है। बेशक उसका अल्लाह ताला का ही निज़ाम है कि उसने दीन को ज़िंदा रखना है, ये दीन ज़िंदा रहने के लिए आया, मिटने के लिए नहीं आया। मगर हमारे जो सूफिया हैं, जो हमारे उलमा हैं अहले हक़ के, उन्होंने दीन को सही हालत में अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए इसको रखा है और अल्लाह ताला ने इस दीन को ज़िंदा रखना है। तो जहाँ पे बात आ जाती है कि हमारे जो किरदार हैं और जो माहौल है हमारा, उसके अंदर दीन से दूरी है और उसकी वजह जो है वो एजुकेशन, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी वजह है। चाहे हम दुनियावी एजुकेशन कहें, चाहे वो दीन की एजुकेशन हो, उसके अंदर बहुत बड़ा गैप है क्वालिटी एक। क्वालिटी की ज़रूरत है। जहाँ पहले तो हमारे यहाँ एजुकेशन है ही नहीं, और जहाँ एजुकेशन है उसमें क्वालिटी अगर नहीं है, यूनिवर्सिटी लेवल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ तो एक फिर डिफरेंट मैार हो जाता है ना, वो तो वैसे ही लेकिन हमारे अफोर्डेबिलिटी नहीं होती यूनिवर्सिटी हमारा। लोग पहुंचते कितने हैं? मसलन है कि हाँ, लोग यूनिसेफ के पहुँचते कितने मुताबिक हैं, 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बच्चे तो स्कूल से महरूम है महरूम पाकिस्तान है, में, महरूम है। और यूनिवर्सिटी जाने वालों की एक बहुत छोटी परसेंटेज है। हमें शहरी इलाकों में वो लगता है कि हर आदमी को यूनिवर्सिटी रहते हुए देख रहे हैं। तो अगर अगर हम आप 22 करोड़ के तनासुब में या 24 करोड़ के तनासुब में देखें तो बहुत छोटा नंबर है तो यूनिवर्सिटी तक पहुँचता है। हाँ बिल्कुल, तो अगर हम ये इंश्योर करें कि हमारे यहाँ बेसिक एजुकेशन हो और बेसिक एजुकेशन के साथ बेसिक जो इंसान की ज़रूरियात हैं वो पूरी हो रही हैं, तो आप एक क्वालिटी माशरे की बात कर सकते हैं। इसका ब्लेम जो है वो हमारे यहाँ दीन पे चले आता है कि हमारे यहाँ जो है ना वो बहुत सारे मदारिस ऐसे बन गए जिन्होंने अच्छी तरबियत नहीं दी, या जहाँ पे तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं था, या उन्होंने उनको एक्सट्रीमिज़म की तरफ ले गए। आप ये सोचें कि आप उन मदारिस को अगर माइनस कर दें, तो फिर आप देखें कि आपके यहाँ फिर कितनी जो है वो जहालत और कितनी हो सकती थी, आपके यहाँ जो है वो और कितना एक्सट्रीमिज़म हो सकता था। बिल्कुल। जहाँ पे ये सोर्स ऑफ एक्सट्रीमिज़म बनते हैं, वहाँ पे अगर ये ना हो तो फिर तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मतलब क्या तो लेवल हो सोर्स सकता ऑफ होगा। एक्सट्रीमिज्म शायद 1% भी नहीं होगा, 99% तो ये बचा ही रहे हैं, क्योंकि बचा देखिए ही रहे गुर्बत हैं। सबसे बड़ी वजह है एक्सट्रीमिज्म की, कि जब इंसान के पेट में रोटी नहीं होगी ना तो ज़ाहिर है वो किसी भी आइडिया की तरफ जा सकता है और किसी हद तक भी जाके कोई भी बेवकूफ़ी का काम कर सकता है। वो एक रिवायत में भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुफलिसी से बचो, ये तुम्हें कुफ्र तक ले जाएगी। तो मदारिस में तनकीद ज़ाहिर होती है, उसमें कुछ जायज़ तनकीद भी है, बहुत सी नाजायज़ भी है, लेकिन बहरहाल इन मदारिस की तनकीद वजह से होनी चाहिए। हाँ, बहुत से बच्चों का जो है वो ज़िंदगी चल रही है। तनकीद जो है वो एक अच्छा एक अमल है इस हवाले से कि पॉजिटिव वे में अगर हो, अगर उसका मकसद जो है वो उसकी बेहतरी करना हो, तो बहुत अच्छा मकसद है और वो होती रहनी चाहिए। हर जगह बेहतरी की ज़रूरत रहती है, और जहाँ हमारे यहाँ बेसिक एजुकेशन नहीं है, अगर हम दीन की एजुकेशन को ये रियलाइज़ करें कि एक बंदे ने माशरे में रहना है और उसको दीन के साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके पास एक दुनियावी एजुकेशन की भी होनी चाहिए, बिल्कुल। तो फिर वो दीन को अच्छा प्रमोट कर सकता है। अगर उसके पास सिर्फ दीन की एजुकेशन होगी और वो भी कितनी उसकी अच्छी उसको उस्ताद मिले, कितने अच्छे हाँ। टीचर्स मिले, कितना अच्छा उसने वहाँ से पढ़ा, तो फिर वो उतना अच्छा दीन को भी समझेगा। और दीन को समझने के साथ अगर वो देखेगा कि दुनिया में क्या प्रैक्टिसेस हैं। आप देखिए दीन में भी जब हम स्कॉलर्स देखते हैं तो जो अच्छे स्कॉलर्स होते हैं उनका कोई ना कोई किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होती है, कोई पीएचडी किसी ने किया होता है, किसी ने एमफिल किया हाँ, होता है, मुफ्ती होगा कोई। मुफ्ती होगा कोई। तो हम जब देखते हैं कि वो जब इस लेवल पे होते हैं तो उनका वे ऑफ टॉकिंग डिफरेंट हो जाता है, उनका जो है वो एक्सपोजर का लेवल डिफरेंट होता है, तो वो जिस तरह दीन को वो कैरी कर सकते हैं वो हर बंदा नहीं कर सकता। तो अगर कम से कम बेसिक एजुकेशन की एक्सेस तो हर बच्चे के पास होनी चाहिए, और फिर आप उसके बाद जो है वो फिर उसको एक्सपेंड करते हैं उस लेवल को, उस कैनवस को, कि ये मज़ीद एजुकेशन के लेवल को कहाँ तक ये ले सकता है, और फिर बेसिक ज़रूरियात जो हैं उसकी अगर वो पूरी होंगी तो फिर आप जो है एक अच्छा माशरा देख सकते हैं, फिर आप अच्छे किरदार देख सकते हैं। अगर किसी की भूख पूरी नहीं होगी तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। रियासत तो ज़ाहिर है इसमें नाकाम हुई है हमारे यहाँ तालीम के मामले में, और इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। गो कि अगर आप किसी भी सरकारी अहदेदार से गुफ्तगू करें ना तो वो ऐसी ऐसी तावीलें पेश करते हैं कि ना कि कभी लेकिन हंसने को दिल चाहता है, कभी रोने को दिल चाहता है। आपको एजुकेशन देने के लिए हम्म, किसी फॉरेन रेमिटेंस की ज़रूरत नहीं है। नहीं हो। आपको लोकल जो टैक्स आप कलेक्ट करते हैं, आप उसके तरीके से आप लोकल जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूट बना सकते हैं कि जिसमें पब्लिक जो है वो उसको फंड कर सकती है। हमारे यहाँ तो जो है वो एनजीओ सारी चल रही हैं। अगर एक चैनलाइज किया जाए, एक विजन दिया जाए कि आप जो है वो हर एरिया में स्कूल्स जो हैं वो किसी एनजीओ के ज़िम्मे लगा दिए जाएँ कि वो अगर ये स्कूल्स का काम करें, उनको सपोर्ट दी जाए, तो आपका एजुकेशन सिस्टम काम हो मैं सकता है। आपसे उसके लिए हाँ आपका अर्ज़ करूँ, कुछ लोगों ने कोशिश करते हैं कि सरकारी स्कूल या कॉलेज को अडॉप्ट करने की, कभी आप उनसे उनकी कहानी सुने
कितनी ब्यूरोक्रेसी उनका सामना करती है, रेड टेपिज्म, और वो काम नहीं करने देते। मतलब वो कोशिश होती है कि हर हद तक कि कोई अगर स्कूल अडॉप्ट करने के लिए आए ना तो स्कूल ना दें। अच्छा, उसकी लेकिन वजह क्या है? अभी रिसेंटली मुझे एक दोस्त ने बताया, मैं सुन के हैरान हो गया कि प्राइमरी स्कूल में एक कराची के, मैं नाम नहीं ले रहा, कि वहाँ के जो टीचर एक हैं, वो उनकी सैलरी पहुँचते हुए 3 साढ़े 3 लाख क्रॉस कर गई है, क्योंकि वो इंक्रीमेंट हुए, रेजेस हुए बीच में। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के ज़माने में 100% भी इंक्रीमेंट्स मिले। लेकिन वो उन्होंने मुझे डेटा दिखाया वेबसाइट पे कि वहाँ पे आलम ये था कि जो पूरे स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं ना, पर टीचर 7 बच्चों का रेशियो आ रहा है। हालाँकि गवर्नमेंट कोई 30-35 तक का कहती है। पूरे स्कूल में बच्चे थोड़े से हैं, असातिज़ा बेतहाशा है, 16-17 जो है वो एक्स्ट्रा असातिज़ा वहाँ पे भर्ती हुए हैं, तनख्वाहें जा रही हैं, और स्कूल के अंदर बच्चे नहीं आते। बल्कि वो कहने लगे, मैंने पढ़ाने की कोशिश की तो कुछ टीचर्स भी मेरे खिलाफ हो गए कि यार तुमने खामखा में एक हमारे लिए मुसीबत क्रिएट कर दी है। तो ज़ाहिर है कि रियासत यहाँ पे नाकाम हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो हमारे मतलब जो साहिब इस्तिताद लोग हैं, आप लोग तो मसला पढ़ लिख गए हैं, तो उन चीज़ों को समझते हैं। मेरे साथ खुद वाक़यात हैं कि हमने ऑफ द स्कूल के काम जो आपके सामने शुरू किया, अब इसमें वही दीनी दुनियावी तालीम को आगे लेके चल रहे हैं। 2600 से ज़्यादा तलबा तालिबात हैं। तो एक महफ़िल में हम मौजूद थे, तो एक साहब ने मुझसे पूछा कि जो आप स्कूल चला रहे हैं, इनका ज़रा इनको बताएँ एक साहब को। तो मैंने उनको बताया कि भई कि हम एक वेलफेयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें बच्चे आते हैं, वो कंप्यूटर सीखते हैं, डिजिटल आर्ट सीखते हैं, कन्वेंशनल स्कूल है, वगैरह, वगैरह, वगैरह जो भी हम कर रहे हैं। तो सब बात सुन के कहने लगे, अच्छा ये तो ठीक है कि वेलफेयर का काम क्या कर रहे हैं आप? तो मैंने पूछा क्या मतलब? तो वो कहते हैं कि नहीं, वेलफेयर का काम तो है ना कि किसी को आप कोई लंगर खिलाएँ, खाना खिलाएँ, कोई पानी पिलाएँ। तो लगा लेकिन वो ज़ाहिर है कि वो बहुत सवाब का काम है, हुँ। और कुरान ने हमें हुक्म दिया। लेकिन बाहर किसी को वही मछली पकड़ कर खुद खिला देने के काबिल कर देना, क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं है कि हम किसी के आगे मछली सर्व करते रहें? तो हमारी सोसाइटी में भी ना हुँ। एक अजीब-ओ-गरीब सा मसला है तालीम के हवाले से, क्योंकि इसके नताइज बहुत देर बाद आते हैं। हुँ। दूरस्थ नताइज होते हैं ना स्कूल के। चले हम ऐसे कुछ कोर्सेज़ करवा रहे हैं जिससे बच्चे सीख कर कंज़्यूम हो जाते हैं मार्केट में, तो वो तो लोग देख के कहते हैं अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बच्चों को 2000 बच्चों को स्कूल में तालीम दे रहे हैं ना, तो जो जो लोग होते हैं उनको भी लगता है कि यार 10 साल बाद इसका नतीजा आएगा, पता नहीं ये काम करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए। नहीं देखें, ये तो हम अगर दीन को भी अगर हम फ़ोकस करें, तो हुँ। मुस्कुरा के देखना भी सदका है। तो सदक़े का मतलब मेरा ख़्याल वेलफ़ेयर हाँ, ही है। वेलफेयर तो ही है। एक जो है वो वो अब एक अच्छी, माइंडसेट बन गया ना हमारा। हाँ, माइंडसेट बन गया। उसके अलावा एक मतलब है, वेलफेयर के उन्वान में तालीम आप नज़र नहीं देखें आ ना, रही। अगर एक जो है वो, अगर आप इंटर लेवल तक भी किसी को तैयार कर देते हैं, हुँ, अगर उसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस भी यूज़ करना आता है, तो वो हुँ। किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में एक बेसिक लेवल की जॉब कर हाँ, कह सकता है। सकते हो। अगर आप उसको ये भी नहीं आता, तो फिर वो बेचारा जो है वो अच्छे लेवल पे कहाँ जा सकता है, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में हुँ, कहाँ जा सकता है। तो कम से कम एक बेसिक लेवल की तालीम मिल जाना, और अगर जो है वो, अगर उसके अंदर एक क्वालिटी उसको जिस तरह ऑफ द स्कूल कर रहा है, कि उनको सिर्फ जो है वो एक, ये नहीं कि एक क्योंकि उसका मकसद जो है वो पैसे अर्न करना नहीं है, उसका हुँ। मकसद जो है वो तालीम देना और अ, लोगों को अच्छे लोगों को इनेबल करना क्रिएट है। करना है, इनेबल हुँ, करना है। तो उस फोकस के तहत जो है वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर हुँ, उनको जॉब्स के लिए तैयार किया जा रहा है, स्पेसिफिक हुँ, इंडस्ट्री के लिए तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा जो है, जब आप उनको बेसिक एजुकेशन देते हैं, तो उनके अंदर एक चीज़ इंस्टिल की जाती है कि वो खुद अपने आप को तैयार करें दुनिया के लिए, और हुँ, अपने आप को, तो अगर वो मेहनत करके मज़ीद स्टडीज़ को किसी तरह वो खुद भी कर लेते हैं, तो आप हुँ, इमेजिन करें कि वो दुनिया में अपने आप को कहीं भी सक्सेसफुल वो हुँ। खड़ा कर सकते हैं, ऐसे। और वो फिर वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और अगर उनमें एक जज्बा बेदार हो जाता है कि वो अपनी कौम के भी काम आए, और मैं समझता हूँ कि जिसको ये एक फैसिलिटी मिल गई है, तो वो ज़रूर कभी हुँ, ये नहीं करेगा कि वो अपने लोगों को भूल जाए, तो अपनी हुँ। फैमिली को सपोर्ट बिल्कुल। करेगा। अगर एक बंदा कामयाब होता है, तो वो अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ साथ अपने करीबी बहुत सारे फैमिलीज़ को सपोर्ट कर देता है, क्योंकि हुँ, दीन का भी उसको जो है, जब समझ होती है, तो उसको पता होता है कि मुझे एक अच्छे माशरे के लिए, एक अपने सर्कल में, जब अगर वो अच्छी अर्निंग कर रहा है, तो लोग भी उसकी तरफ देखते हैं कि कहीं किसी मसला होगा तो वो सपोर्ट करे। तो अगर आप एक अ, आप समझें कि अगर आप 10 लोगों के लिए एक बंदा क्रिएट कर देते हैं, हुँ। या 50 लोगों के लिए एक बंदा क्रिएट कर देते हैं, तो वो इट गोज़ अ लॉन्ग वे। मैंने भी रिसेंटली वो रविंद्रनाथ टैगोर का एक ऐसे कोई कोट पढ़ा, वो एग्जैक्ट वर्ड जो वर्डिंग याद नहीं है, कि भाई इंसान तो वो है कि जो दरख्त लगाए और उसको पता हो कि इसकी छाँव मुझे नहीं मिलनी, ये मैं कल वालों के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो ये हमारे यहाँ अगर कुछ लोग लॉन्ग टर्म पे सोचे ना कि अब हमने 2 नस्ल आगे के लिए कैसा पाकिस्तान छोड़ना है, तो शायद फिर हमारे यहाँ कोई डायरेक्शन का सेंस बनेगा और कोई तब्दीली आना कहीं से शुरू होगी। बिल्कुल, ये आपकी सोच के साथ है, और
वही बात आएगी कि एक लॉन्ग टर्म विजन की ज़रूरत है, और जो टॉप लेवल पे अशद ज़रूरत है कि अगर वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म विजन हो, एक कंसिस्टेंसी हो, और आपका तवक्कल अल्लाह ताला पर हो, बिल्कुल। तो फिर आप ज़रूर कर तो सकते हैं। आप अपनी लेगेसी, मिज़ान की लेगेसी बच्चों में कैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं? बच्चों के लिए क्या आपने सोचा है? क्या आप अपने बच्चों को, कौम के बच्चों को क्या कहेंगे कि आप कल किस तरह का पाकिस्तान देखना चाहते हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है, और इसको एक ऐसा मुल्क होना चाहिए कि जो एक एग्जाम्पल हो पूरी दुनिया में, जहाँ पे हर लिहाज से आप किसी भी फील्ड में आप पीछे ना हो। आप जो है वो यहाँ से ऐसी प्रोडक्ट्स आप तैयार करें जो पूरी दुनिया में जाएं। आप यहाँ से ऐसा काम करें कि जिससे दीन के अंदर भी इसका नाम जो है वो पूरी दुनिया में रोशन हो, पूरे आलम में रोशन हो। तो विज़न तो आपको अच्छे से अच्छा रखना चाहिए, और विज़न के बाद फिर बात आ जाती है कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो उसको सपोर्ट करें। हुँ, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नामुमकिन हो। हुँ, सिर्फ बात यह है कि आपकी डायरेक्शन आप सेट करें, आप कोशिश करें किसी अच्छी डायरेक्शन में चलें। चैलेंजेस ज़रूर होंगे, लोगों का ट्रस्ट विन करने में आपको टाइम ज़रूर लगेगा, मगर आपकी नीयत अच्छी हो, आप जिस डायरेक्शन में चलना चाहते हैं उस पे काम करें, अल्लाह ताला की मदद आपको मिल जाए तो क्या नामुमकिन है। हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अगर आखिर में आप कोई पढ़ने वालों को, जो हमारे तलबा तालिबात हैं, उनको कोई मशवरा देना चाहें कि जब लोग वो जब मतलब कि आपके पास कोई इंडस्ट्री आता है जॉब के लिए, तो आप क्या क्वालिटीज़ देख रहे होते हैं लोगों में? ताकि जो हमारे देखने वाले हैं उनको एक एहसास हो कि जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं, वो उनके ज़हन में किस किस्म का खाका होता है? स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो ओटीएस में पढ़ रहे हैं या कहीं भी वो पढ़ रहे हैं, तो आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत मैटर करता है हुँ, कि आप जो है वो अपने आप को कितनी अच्छी डेडिकेशन के साथ आपने तालीम हासिल की है, हुँ, और उसके साथ जो है वो आप अपनी लाइफ के हवाले से कितना पॉजिटिव हैं, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव अगर है तो आप वैल्यू ऐड करेंगे। और हार्ड वर्क जो है वो अगर आप करने में नहीं घबराते हैं, तो चाहे आप एजुकेशन करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप अपना कोई बिज़नेस करें, तो आपको ये जो तालीम है वो इनेबल करेगी उसके लिए, और हुँ, आपकी जो एटीट्यूड है वो आपको हेल्प करेगा, और जो हार्ड वर्क है वो आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तो आई 3 ये थिंक ये बड़ी की अहम। इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर आपके पास ये है तो आप फेलियर नहीं हो सकते। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु आमद का महीना है। अगर कोई आप कोई दुआई कलिमात या कोई मशवरा हमें हमारे काम के हवाले से देना चाहें, कुछ कौम को कोई पैगाम देना चाहें? हमारी अकीदत और मोहब्बत जो है वो हमारे जो दीन का भी महवर है वो हुज़ूर पाक की ज़ात है, अच्छा। और अगर हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा ताल्लुक़ अगर सच्चा है, और हम अगर उसी रास्ते पर हैं जो हुज़ूर पाक का रास्ता है, जिसको उलमाए हक़ जो है वो जिसको हमें सिखाते हैं, जिसका हमें बताते हैं, क्योंकि हुज़ूर के पास पहुँचने का एक ही रास्ता है कि वो उलमाए हक़ है, वो कुरान पाक है। बेशक। अगर हम जो है उसको समझें और उस पर अमल करें, और हमारा जो हुज़ूर से मोहब्बत है वो सच्ची है, तो हमें किसी भी चीज़ में हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमें नाकाम कर सके, और हमें हुज़ूर से जो मोहब्बत है यही हमारे दुनिया में भी काम आएगी, यही हमें आखिरत में भी काम आएगी। वो एक शायर ने कहा था कि वो ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम गम से घबराया नहीं करते। तो बस दुआ करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम। सदक़े में, आपके आल और साहब के सदक़े में अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम अल्लाह ताला फरमाए। पाकिस्तान पे रहम फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस टफ़ चैलेंजेस से निकाले। हुँ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी यही फरमाया कि जब अंधेरों में ज़ुल्मात का जो लफ्ज़ हुँ, आता है कि अंधेरों के भी जो डेप्थ है, उसके अंदर से नूर है अल्लाह का हाँ, जो निकालता है। तो बेशक। अल्लाह ताला जो है आज भी वही अल्लाह है, हाँ, हमेशा से वही है। तो अल्लाह ताला मिनज़्ज़ुलुमात इलन नूर, कि अल्लाह ताला अंधेरों से निकाल के अंदर से रोश। निकाल नूर। तो अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि इस वक़्त देखिए मायूसी बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले भी किसी एक पॉडकास्ट में बताया कि मुझे ना एक अजीब-सी एक एक फ़ीलिंग थी। यहाँ पे हमारे इलाके में एक लड़का है, वो सेब का ठेला लगाता है। उसने मुझे कहा, जब भाई मेरा एक कमरे का मकान है और 15,000 रुपए बिल आया है मेरा, अब मैं कैसे अदा करूँ? तो इस वक़्त जो ख़ास तौर पर हमारे कमज़ोर तबका है, वो इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहा है। तो हम दरख़्वास्त ही कर सकते हैं इस मुल्क को चलाने वालों से कि अगर कुछ हम जल्दी कर लें, क्योंकि बहुत देर हो हाँ, गई है। हाँ, अगर हम रियलिटीज़ देखते हैं तो बिल्कुल लाइफ़ जो है वो ग्राउंड लेवल पे बहुत टफ़ है। इसकी रियलाइज़ेशन जो है वो
अनफॉर्चुनेटली लगता यही है कि रियलाइजेशन नहीं हो रही है, और ये रियलाइजेशन में जितनी देर होती जाएगी तो उतने मुश्किलात बढ़ती जाएंगी, उतने प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे। हमारे यहाँ जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की थ्रेट्स हैं, हमारे यहाँ जो है वो बेसिक लाइफ जो है वो उसकी क्वालिटी की नज़र आता है कि वो नहीं क्वालिटी है। नहीं है, हेल्थ के हमारे पास हेल्थ के फैसिलिटीज इश्यूज नहीं है, हैं। सड़क के नहीं है हमारे पास, पानी के इतने मसाइल हैं। तो अल्लाह करे ये मामला हल हो, क्योंकि मैं देखता हूँ कि नौजवानों में ना एक डिस्कनेक्ट सा पैदा हो रहा है। जो पाकिस्तान का एक आइडिया है, जो आपको अपने एक वतन से एक मोहब्बत होती है, हो सकता है कि मैं जिस सेट ऑफ लोगों को देख रहा हूँ शायद ये वहाँ तक महदूद हो, लेकिन बहरहाल वो एक काफ़ी बड़ा सेट ऑफ डेटा है वो, कि जहाँ पर अब ऐसा लगता है कि लोग इतने ज़्यादा मायूस हो रहे हैं कि वो उस आइडिया से और उस मोहब्बत से आहिस्ता-आहिस्ता महरूम होते जा रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी अलार्मिंग। हाँ, अगर उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा, हुँ, अगर उनको जो अथॉरिटीज़ हैं उसका कोई इक़दाम नहीं करेंगी, तो फिर तो उसकी कोई अच्छी हमें उससे रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। हुँ, अगर उसको हम समझेंगे कि उसको अगर फेस करेंगे तो मुश्किल होगी, तो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तो जो है उसका डिज़ास्टर होगा। तो हुँ, ज़रूरी है कि ऐसे सेंटर्स बनने चाहिए जहाँ पे लोगों को मुश्किलात हैं तो वहाँ जा सकें, जाके हुँ, अपनी प्रॉब्लम्स बताएँ, जो कि कम्युनिकेट हों, और उनको फिर कनेक्ट किया जाए उन लोगों से जो उनके लिए एनजीओ से या ऐसे इदारों से जो उनके काम आ सकते हैं, कोई ना कोई वे आउट कर सकते हैं। मगर यही मसला है हमारा कि लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो हुँ। हमें लोगों को डिपेंडेंट नहीं बनाना, हमें ऐसी इनेबल करना है उन्हें। इनेबल करना है, हमें ऐसे माहौल क्रिएट करना है कि जिसमें लोग सर्वाइव भी करें और लोग जो हैं वो खुश भी हों। ग्रो ग्रो भी करें। हमारे यहाँ अगर लोग जो हैं वो, अगर आप बेसिक किसी का इंटरव्यू करें और वो अपनी परेशानियाँ ही बता रहा हो कि मेरे साथ ये मसला है, तो वो एक अगर एक अच्छा उसको माहौल नहीं मिल रहा, तो हुँ। वो आपको सोसाइटी में वैल्यू ऐड नहीं करेगा। अभी हमारे एक चीज़ रिसेंटली और जी। इसमें अगर मैं ऐड करूँ, तो हमें जो है वो इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस पे भी काम हो। हमारे हुँ। यहाँ जो है वो सोसाइटी में जो रोल है वुमन का, उसको भी हाँ, प्रॉपरली ये एड्रेस बड़ा होना अहम मसला चाहिए, है। और उसको भी हमें ये देखना है कि वो भी अगर सोसाइटी में वैल्यू ऐड हुँ, अगर कर रही है, तो फिर वो आपको एक ऐसी फोर्स मिल जाती है कि जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जो हुँ। यूटिलाइज नहीं हो रही है। बिल्कुल। ख़वातीन को इनेबल करने की बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत है। और अब जो ज़रा हाउस होल्ड ख़ातून की जो एक ज़रा तारीफ़ पहले हुआ करती थी, वो अक्सर बदल गई है। हमें कि अपनी बेटियों को, बहनों को इतना इनेबल ज़रूर करना चाहिए कि अगर वो चाहें, तो उनके पास ऑप्शंस हो। ऐसा ना करें कि उनको तालीम से महरूम रखें, उनको हुनर से महरूम रखें, और कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ जाए। देखिए, हालात बदलने का तो पता नहीं होता लेकिन किसी को। हमारी बहुत ज़्यादा तो जो पब्लिक है वो बिलोंग करती है लोअर इनकम सेगमेंट से। हुँ, तो अगर वो इनेबल हों और वो प्रोडक्टिविटी में हाथ बटा सके, हुँ। तो उससे जो है वो आपको बड़ा सपोर्ट वहाँ से भी मिल बहुत बड़ा सकती है। इसी सपोर्ट है। तरह जो वेल ऑफ है, तो वो वैल्यू ऐड ऑलरेडी सोसाइटी में बहुत सारी खवातीन कर रही हैं, वो हाँ। कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। आप यकीनन हमें मालूम है कि आपके बहुत सारे काम और मसरूफ़ियात होते हैं, उसके दरमियान आप वक़्त निकाल के लेके आए। बहुत कुछ सीखा हमने आपकी गुफ्तगू से, और उम्मीद है जिन लोगों ने गुफ्तगू देखी होगी आपकी, उनके लिए भी ज़िंदगी में इसमें ऐसे निकात होंगे कि जिससे मज़बूत तब्दीली उनकी ज़िंदगी में आएगी। बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, और एक इनलाइटनिंग सेशन था, बहुत सारी चीज़ों पे गौर करने का भी मौका मिला। हाँ, मुझे बस एक बात वो याद आई कि अभी हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने एक अजीब निशानदेही की। उन्होंने कहा, जब मैं देखें सोशल मीडिया पे ना, पहले जब वो स्ट्रीट शोज़ में या रोड शोज़ में लोगों से बात कर रहे होते, तो मर्द बहुत हमारे यहाँ ज़रा स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो मर्द रोता नहीं है। उन्होंने कहा, अगर आप पिछले 2-4 महीने के वो रोड शोज़ निकालें, तो कई जगह ऐसा हुआ है कि लोग चलते-चलते सड़क पे रो पड़े। मतलब है कि पेट्रोल भरवा रहा है, कोई उससे पूछा, "क्या इतना पेट्रोल कैसे महँगा हो गया? क्या कहेंगे?" तो उसके आँसू निकल आए। कहीं किसी से पूछा कि आप गुज़ारा कैसे कर रहे हैं महँगाई में? तो लोग अब रो-रो के जवाब दे रहे हैं, और जो ज़ाहिर है हमारे साहिबान इक़्तिदार हैं, अगर उनको ये रोने की और सिसकियों की आवाज़ नहीं आ रही ना, तो ज़ाहिर है फिर हमारा ये इल्म, हमारी बातें, ये सब फ़ुज़ूल है। क्योंकि अगर अल्लाह ने किसी को ज़रा-सी भी अथॉरिटी दी है, आवाज़ दी है, और हम ये समझते हैं कि ना वो सबसे मज़लूम तबके के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, चाहे वो उलमा हो, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे वो हमारे इंजीनियर्स हों, कोई भी तबका हो, इनको चाहिए कि आवाज़ उठाएँ। और वैसे उलमा से वैसे हमारी बड़ी इस पे एक 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 बड़ी मुअद्दिबाना सी गुज़ारिश होती है कि ये हर मसले पे आवाज़ उठाते हैं मिंबर्स पे, ट्वीट भी आजकल कुछ उलमा कर देते हैं। लेकिन वो महँगाई, परेशानियों पर जो है ना, आवाज़ हमारे दीनी तबके से वैसे उस तरह से नहीं उठती। असल तो ये काम है कि जो हालात हैं उससे कौन वाकिफ़ नहीं है। गवर्नमेंट जो है ये तो नहीं हो सकता कि उसको पता नहीं कि क्या हालात हैं, हुँ, बल्कि सबसे ज़्यादा तो वो उसको
इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन पॉलिसीज़ को, उन चीज़ों को जो वक्ती ज़रूरत है, और उनको पता है कि उसकी रिएक्शन जो है वो आवाम के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं जानलेवा है, है। मगर बेहिसी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अगर बेहिसी होगी तो उसका रिज़ल्ट जो है कभी भी अच्छा नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं कि आलिम है, मस्जिद का इमाम है, खतीब है, ज़ाहिर है वो भी तो परेशान हुआ है। चाहे कोई आदमी फोर्सेस में काम कर रहा है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर, किसी भी शोबे ज़िंदगी का ताल्लुक है, ये जो महंगाई की वेव आई है इसने किसी को नहीं बख्शा। तो ये कि सबको आवाज़ उठानी चाहिए और सबको अपनी दर्द को, अपनी परेशानियों को अहले इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए जो भी ज़राए हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। वो हमारे उस्ताद का एक बड़ा अजीब-सा कौल है, वो कहते हैं कि जब बादशाहों ने ऊँचा सुनना शुरू किया, तो उन्होंने जमहूरियत दरियाफ़्त कर ली कि भाई तुम चीखते रहो, रोते रहो, हमने तुम्हारी कौन-सी बात सुननी है। तो अल्लाह करे ऐसा वक़्त पाकिस्तान में ज़्यादा देर ना रहे। और बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा बात ख़त्म करने को दिल नहीं चाह रहा और 2-3 दफ़ा हम ख़त्म करते-करते कहीं बात फिर ले गए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके जो तीसरे भाई हैं, उनसे भी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और उनसे भी हम सुनेंगे। मीज़ान टी के बारे में हम बात नहीं कर सके, चलें ये टॉपिक हम उनके लिए रहने देते हैं। ज़रूर, तो ब मिज़ान टी का अगर मैं थोड़ा-सा जी, जी। कुछ ऐड करूँ तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही पसंद किया जा रहा है। बहुत से हुँ, घरों में जहाँ-जहाँ वो हुँ, पहुँच चुका है, तो वो जो हमने बात की थी ब्रांड लॉयल्टी की, हाँ। तो उसने हार्ट्स विन किए हैं हुँ। कंज्यूमर के। मैं आपको अजीब-सी बात बताऊँ, मैं चाय नहीं पीता था, लेकिन पिछले 2-3 महीने से मिज़ान की चाय सुबह उठ के मैं 1 कप ज़रूर पी रहा हूँ आजकल। चलिए, ये एक और लॉयल्टी का हमें हाँ, मिल गया एक है। कस्टमर मैं भी मिल गया आपको कि 1 कप अब मैं रोज़ाना मिज़ान टी सुबह पीता हूँ उठ के। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगली थैंक यू। एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। किसी ख़ास मेहमान को अगर आप देखते हैं कि कहाँ हैं, तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।